are going to discuss a very important judgment passed by the Supreme Court, and it has published on December 23. It is very latest judgment. चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं बिना कोई देरी किए। ये जजमेंट पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, नॉन ऑब्स्टेंट clause does not exclude legal hire from rightfully claiming security against nominee. Non-obstant clause means not withstanding, जहाँ पे लिखा हुआ होता है एक लॉ में, वो लॉ चाहे वो लॉ में लिखा हो, चाहे वो रूलिंग हो, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन में दिया गया हो, नॉट विथ स्टैंडिंग थोड़ी सी समझने के लिए आपको बताती हूँ कि जहाँ पे मतलब 2-3 क्लॉजेस दिए हुए हैं, ठीक है, 2-3 पैराग्राफ समझिए, और उसमें ऊपर के पैराग्राफ को बोला जा रहा है कि ऊपर के पैराग्राफ को दरकिनार कीजिए, हटाइए, जो अभी जो क्लॉज बता रहे हैं वो फुल फाइनल क्लॉज होगा। तो उसी पे जजमेंट आई है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्लॉज क्या है, जिसमें वो बता रहा है कि लीगल हायर का राइटफुली क्लेम है, चाहे आपने नॉमिनी का नाम दिया हो या नहीं दिया हुआ। चलिए आगे चलते हैं, वो क्या है, क्या वो केस का नाम है जिसपे शक्ति येजदानी और जयानंद जयंत सागोकर एंड ऑर्गेनाइजेशन का केस है, जो जस्टिस हृषिकेश रॉय और पंकज मित्तल ने दिया है। ये हैं जस्टिस हृषिकेश रॉय और ये हैं जस्टिस पंकज मित्तल। Observe that the non-obstant clause in the both section 109A subsection 3 of the Companies Act 1956 and bylaws, ये Depositories Act का दिया हुआ है, does not exclude the legal hire from their rightful claim over the securities against nominee. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर सेक्शन 109A क्या कहता है। सेक्शन 109A जो था वो क्या कहता है, बात नॉमिनेशन ऑफ शेयर्स की, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये है, इस पे ही बात हो रही है, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे 1 से 4 तक के क्लॉज को। Every holder of shares or holder of debenture of a company may at any time nominate in the prescribed manner a person to whom a share or debenture of the company shall vest in the event of his death. इसका मतलब है कि चाहे वो शेयर्स होने चाहिए, मतलब उनके पास सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में हो, चाहे डिवेंचर के फॉर्म में हो। कंपनी एक मैनर, प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, उसमें किसी एक पर्सन का वहाँ पे वो नाम डालेगी, नॉमिनेट करेगी किसी पर्सन को, ताकि उसके डेथ के समय या जिसको वो सिक्योरिटीज़ वेस्ट करने हैं, मतलब एक मेच्योरिटी, मान लो मेच्योरिटी होने वाला है, मान लेते हैं इसका एक्सपायरी हो गया, अब किसी को देना है तो वो किसे देगी, वो जो नॉमिनी है उसे दिया जाएगा वो सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट क्लॉज बोलता है, where the shares in or debenture of a company are held by more than one person jointly, the joint holder may together nominate in the prescribed manner a person to whom all the rights in the shares or debenture of the company shall vest in the event of the death of all the joint holder। ठीक है, मान लीजिए कि एक से ज़्यादा पर्सन है, तो वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए जॉइंट होल्डर है, ठीक है, तो वो मिल के नॉमिनेट करेगा किसी एक बंदे को, जिसको वो वेस्ट करने के टाइम इसके मतलब या डेथ हो गई है, जो आपको मैंने बताया उसका एक्सपायरी होने वाला, तो फिर वो ये उस नॉमिनी को वो शेयर्स दिया जाएगा, ठीक है, वो हकदार होगा उस शेयर्स का।
अब हम बात करते हैं थर्ड क्लॉज। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any time disposition, whether testamentary or otherwise, ठीक है। Notwithstanding समझिए ऊपर में जितने भी कुछ दिए गए हैं सबको साइड में रखिए, उसको आप वो सब चीज़ भाड़ में जाए। अब जो कहना जा रहे हैं वो फाइनल होगा, इस क्लॉज का ये कहना है। हम आगे पढ़ते हैं क्या बात है। Respect of such shares or debenture of the company where the nomination made in prescribed manner, ठीक है, purports or to confirm on any person the right to vest the shares debenture of the company, the nominee shall, on the death of the shareholder or holder debenture of the company, or as the case may be on the death of the joint holder, become entitled to all rights in the shares or debenture of the company, or as the case may be in the joint holder in relation to such shares in the debenture of the company, to the exclusion of all other person unless the nomination is valid। इसका कहना है कि नॉमिनी इंटाइटल्ड होगा जितने भी शेयर्स और डिवेंचर हैं जो कि वेस्ट होंगे आफ्टर डेथ ऑफ द होल्डर, मे बी दे कैन बी सिंगल होल्डर और जॉइंट होल्डर। ओके, और आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, सभी को आप एक्सक्लूड कीजिए। अनलेस मतलब नॉमिनेशन यहाँ पे वैलिड होना चाहिए, कैंसल्ड नहीं होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए। बस ये मतलब इसका कहना है इस क्लॉज का कि नॉमिनी ही सर्वे सर्वा होगा। फोर्थ में कुछ ज़्यादा है नहीं। वेयर नॉमिनी इज अ माइनर इट शैल बी लॉफुल फॉर द होल्डर or holder of debenture to make a nomination, prescribe any person to become entitled to share debenture the company in the event of death of his death during the minority। मतलब अगर नॉमिनी माइनर है तो उसको लॉफुल होल्डर को वो 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 उसको नॉमिनी बनाया जाएगा। मतलब वो फॉर द टाइम बिंग के लिए वो नॉमिनी होगा। आगे चलते हैं। बैकग्राउंड और कंक्लूज़न। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या था बैकग्राउंड इस केस का, ठीक है। तो मिस्टर जयंत शिवराम सागोरकर थे, वो हमने पहले भी देखा इस केस में, ठीक है। वो टेस्टेटर थे, मतलब जिन्होंने विल बनाया था। executed a will for the devolution of his estates upon the successor, ठीक है। The appellant and respondent number 1 to 9 are the legal heir and representative of the testator, ठीक है। इसमें तो कुछ ऐसा बात है नहीं कि जो मुझे बताया जाए। In the will, the testator had certain mutual fund in respect of which appellant and the respondent number 9 were made nominees। से कुछ म्यूचुअल फंड थे, इसमें एपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 जिसको नॉमिनी बनाया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा रिस्पोंडेंट नंबर 9 के बारे में सिर्फ बात की गई है, ना कि 1 to 9, ठीक है। और टेस्टेटर पास्ड अवे 20 अगस्त 2013। इन 2014 को द रिस्पोंडेंट नंबर 1 filed a suit praying for declaration that the testator properties be administered under the court supervision, seeking absolute power to administer the same, and seeking permanent injunction against all respondent and appellant from creating third party right on the testator properties। मतलब उसने फाइल किया, वो प्रे कर रहा है कि कोर्ट के सुपरविज़न में और सुपरविज़न में मतलब ये जो भी डिक्लेयर होना चाहिए, और वो सीकिंग इसमें इंजेक्शन मांग रहा है ताकि किसके अगेंस्ट, जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, मतलब 1 to 9 के मतलब 1 तो खुद ही हो गया, एक्सेप्ट 1 to 9 के बारे में एंड एपेलेंट के बारे में, जो कि वो एक नॉमिनी भी है और रिस्पोंडेंट नंबर 9 के बारे में भी बात कर रहा है।
ठीक है। द एपेलेंट यहाँ पे एपेलेंट अपोज करता है सूट, मतलब जो नॉमिनी है, ठीक है, अपोज किया एंड आर्ग्यूड दैट दे आर सोल नॉमिनी ऑफ म्यूचुअल फंड एंड दस एब्सोल्युटली वेस्टेड विद द सिक्योरिटी अफर्ट। मतलब अब ये बोल रहा है कि उसका डेथ हो गया है, तो और हम नॉमिनी हैं इस स्टेट का, मतलब इस म्यूचुअल फंड के, तो वो हमें मिलना चाहिए। द सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट वाइल रिलाइंग ऑन कोकटे जजमेंट रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ एपेलेंट। तो एक कोकटे जजमेंट था, तो उसके बेसिस पे ये हाई कोर्ट जज ने, सिंगल जज बेंच, तो उसने एपेलेंट के इसको खारिज कर दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और इसका बैकग्राउंड अभी और भी है, हम बात करेंगे। इन अपील ऑन दिसंबर 2016, 14 को वो सब हुआ था, अब 16 आ गया। द यहाँ पर डिवीज़न बेंच ऑफ हाई कोर्ट बैठा, सेट असाइड द सिंगल बेंच ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, while holding that the provision of the Act 1956 do not deal with the succession at all, and the Kokote judgment was per incurium, मतलब लैक ऑफ केयर। यहाँ पे मतलब कोकोटे जजमेंट में सही मतलब उसने जजमेंट पास नहीं किया है, मतलब एक क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, और 1956 जो कंपनीज एक्ट 1956 जो बात करता है, वो सक्सेशन एक्ट के बारे में बात नहीं करता है, मतलब। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। द एपेलेंट फाइल एन अपील, मतलब पहले किया था, अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट के पास किया अगेंस्ट द ऑर्डर जो उसने सुनाया था सिंगल बेंच ने। 1 दिसंबर को उसने जजमेंट, सॉरी, उसने अपील फाइल किया 1 दिसंबर 2016 को। द बेंच क्या किया, रिजेक्ट कर दिया द कंटेंशन एंड हेल्ड दैट वेस्टिंग ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटी इन द नॉमिनी अंडर द कंपनीज एंड डिपॉजिटरी एक्ट इज़ द ओनली फॉर अ लिमिटेड पर्पस। जो ये नॉमिनेशन जो मतलब बेंच ने रिजेक्ट कर दिया कि जो एज़ पर कंपनीज एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट एक लिमिटेड पर्पस के लिए ये नॉमिनेशन जो मतलब नॉमिनेशन फॉर्म है और नॉमिनेशन मेथड है, वो एक तरीके से एक लिमिटेड पर्पस के लिए है। ठीक है, बट एक्चुअली जो पर्पस है कि वो जो उनके मेन पर्पस है कि उनके लीगल हायर को देना। अब हम बात करेंगे, चलिए बात करते हैं अभी। द वेस्टिंग enable the company to deal with the securities in the immediate aftermath of the shareholder's death to avoid uncertainty as to the holder of the security which could hamper the smooth functioning of the company। अब बता रहे हैं कि क्यों हम नॉमिनेशन फॉर्म नॉमिनी हम क्यों फिल करवाने के लिए बोलते हैं कि होना चाहिए। क्यों है कि ताकि जितने जो कंपनी जो फंक्शन है, मतलब मान लीजिए कि उनका डेथ हो गया, ठीक है, तो ताकि अवॉइड कर सके, उस समय आदमी खुद ही दुखी होता है, तो इतने इसके बारे में सोचता नहीं है, और जितने कंपनीज़ के अफेयर, कंपनी का अफेयर जो स्मूथ हो सके, हैम्पर ना हो, इसीलिए वो लोग मतलब नॉमिनेशन फॉर्म भरवाता है। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट द नॉमिनेशन प्रोसेस अंडर कंपनीज एक्ट 1956 पैरी मटेरिया ऑन, और मतलब कि डज नॉट ओवर राइड द सक्सेशन लॉ पैरी मटेरिया, मतलब ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 72 बात करता है ये नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो ओवरराइड नहीं कर सकता सक्सेशन लॉ का, मतलब सक्सेशन लॉ स्पेशल लॉ। ठीक है, तो ये स्पेशल लॉ ओवरराइड करेगा किस पे, कंपनीज एक्ट पे और डिपॉजिटरीज एक्ट पे। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बीन अपहेल्ड एंड अपील हैज़ बीन कर दिया गया डिसमिस। मतलब अपील कौन किया था, अपीलेंट किया था, मतलब जो नॉमिनी था, और
नॉमिनी था वो किया था, ठीक है। तो उसको अपील को डिसमिस कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। द वेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन फेवर ऑफ अ नॉमिनी कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 109 of the Companies Act 1956 by under section 72 of the Companies Act and bylaws is for limited purpose, ठीक है, हम बात कर चुके हैं। Exist no confusion, legal formality that are to be taken on the death of the holder and by product and subject matter। या देखो यहाँ पे है to protect the subject matter of nomination from any protracted मतलब tedious prolonged litigation को सेट असाइड करने के लिए कि ये ना हो, इसीलिए हम नॉमिनेशन फॉर्म भरवाते हैं until the legal representative of deceased holder able to take appropriative step, ताकि वो appropriative step ले सकें, ठीक है। क्योंकि उसके मान लो कि उसके बंदे का वो बच्चे इसके पिताजी का डेथ हुआ, ठीक है, और बच्चे लोग उससे बहुत प्यार करते थे, तो वो लोग को होश ही नहीं है कि क्या करना है, इसलिए नॉमिनेशन फॉर्म फॉर द टाइमिंग के लिए बना दिया जाता है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक अप्रोप्रिएटिव स्टेप ले, और जो भी उसके उनके राइटफुल एक्ट है, जो भी उनके पिता की संपत्ति है, वो अपने नाम कर सकते हैं। The object of introduction of nomination facility via the Companies Amendment Act 1999 was only to provide an impetus to the investment climate and ease the cumbersome process of obtaining various letters from succession from different authority upon shareholders' death. Okay, thank you everyone. Thank you so much. Thanks for watching.